अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 20 अमीनो एसिड आपको कल तक याद करने हैं, तो आप में से बहुत लोग छोड़ो कि बोल रहा है बोलने दो, हु केयर्स। बट अगर आपने ये अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स याद कर लिए तो आप छा जाओगे। आप जितने इंटरव्यूज देने जाओगे आप उनमें भी छा जाओगे, सब्जेक्ट को समझने में भी छा जाओगे, और रिटन एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप क्लियरली समझ लोगे। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को याद करो। अब मैं इसकी कुछ बारीकियां लेके आ रहा हूं आपके सामने, जिसके बाद हो सकता है कि आपके लिए स्ट्रक्चर इतने डिफिकल्ट ना रहे। ओके जी, स्क्रीन विजिबल है ना अभी भी? यस सर। यस सर। ओके, तो अब अलग अलग टेक्स्ट बुक में अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर अलग अलग बनाए जाते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड को सीखने के लिए और प्रोटीन को समझने के लिए, आग को समझने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अपनाते हैं, और आज के बाद आप भी यही फॉर्मेट अपनाओगे। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे अमीनो एसिड का, तो सबसे पहले तो समझो कि अमीनो एसिड की ओवरऑल फीचर क्या है। एक सेंट्रल कार्बन, जिसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको हम लोग जनरली सी अल्फा के नाम से बुलाते हैं, और इसे अल्फा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कभी आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्लासिफाई करते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब होता है RCOOH, इन्हें बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्लासिफिकेशन ये कहता है कि जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाओ तो जो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा होता है उसका नाम अल्फा रखेंगे, इसलिए इस बीच वाले कार्बन का नाम अल्फा रखा जाता है। इसी कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड तो COH ग्रुप से जुड़ गया, दूसरे बॉन्ड के ऊपर लगता है NH2 जो कि आपका अमीनो ग्रुप है, और एक बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन। अब जो ये स्ट्रक्चर का पार्ट अभी तक आपने देख लिया, ये सभी अमीनो एसिड में कॉमन है, केवल प्रोलीन को छोड़ करके। प्रोलीन एक्सेप्शन है, उसे हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्यों है वो, लेकिन यहां तक की कहानी सभी के सभी प्रोटीन्स में कॉमन रहने वाली है विदाउट एनी चेंज। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो डिफरेंस आएगा आपका वो इस लास्ट बॉन्ड के ऊपर है, तो आप कभी भी इसे कंसिडरेशन में लेके नहीं आओगे। आप देखोगे लास्ट ग्रुप क्या है। अब कार्बन का जो ये लास्ट बॉन्ड है, जिसे मैं कहता हूं चलो ये है फोर्थ बॉन्ड, 1 2 3 एंड फोर्थ बॉन्ड। अब इस फोर्थ बॉन्ड के ऊपर सबसे छोटा क्या ऐड कर सकते हैं? केवल हाइड्रोजन। तो जो ये अमीनो एसिड आपके सामने बन के आया, अब इसका नाम है ग्लाइसिन। ये बात ध्यान रखनी है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, लेट्स मेक समथिंग एल्स, और इस बार हम करते हैं कि इस पर एक कार्बन और लगा देते हैं, और इस कार्बन पर भी अब 4 बॉन्ड होंगे। हर एक के पास अगर मैं सिंपलेस्ट हाइड्रोजन प्रोवाइड करा दूं तो ये मिथाइल ग्रुप बन गया, और ये है एलानिन। अब इस अगर मिथाइल ग्रुप में से मैं किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पर OH लगा दूं, तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? सेरीन। अच्छा, ओके जी। और अगर मैं इस OH ग्रुप को हटा करके इसमें से O हटा देता हूं और इसकी जगह पर मैं S लगा दूं तो सिस्टीन। ओके। सिस्टीन। और अगर मैं इस SH को हटा करके मैं यहाँ पे COH लगा दूं तो ग्लूटामिक एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक या ग्लूटामिक, सोच लो। एस्पार्टिक एसिड। ओके चलो मान लिया मैंने। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ कि मैं इसको भी थोड़ा खोल देता हूँ, क्योंकि COH में कौन किससे जुड़ा हुआ है मैं ढंग से देख नहीं रहा। तो लेट्स से कि जो आपका COH है, कार्बन डबल बॉन्ड OH, COH ग्रुप को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। भैया माइक बंद करते रहो प्लीज, माइक मत ऑन रखो, तुम्हें सुनने के लिए कान चाहिए, माइक नहीं चाहिए। तो ये आपका एक एसिडिक अमीनो एसिड था। एस्पार्टेट नहीं कहेंगे इसे, हम एस्पार्टिक एसिड कहेंगे। एस्पार्टेट तब कहते हैं जब वो आयनिक फॉर्म में होता है। ओके, तो अभी
अगर मैं इसमें से इस OH को हटा दूं, और जब मैं काम कर रहा हूं ना, ये बायोलॉजी में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांस अमीनेशन या फिर ऑक्सीडेटिव अमीनेशन। तो मैंने OH ग्रुप हटा दिया और उसकी जगह पर मैं यहाँ NH2 लगा दूं, एस्पाराजीन। एस्पाराजीन। तो इंडीड एस्पार्टिक एसिड ASP और एस्पाराजीन सिर्फ OH की जगह पर NH2 है, दोनों भाई हैं एक ही परिवार के। सिमिलरली जब आप ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें एक CH2 फालतू है और मोरलेस ये COH की कहानी है। वहां भी आप ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन एग्जैक्टली सेम, बस OH और NH2 का फर्क। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर इतने भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट से आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हो तो घूम फिर करके 2-4 अमीनो एसिड ही बचते हैं जिनको आपको अलग से याद करना पड़ता है। एक नए सिरे से और दिखा रहा हूं मैं चीज को। तो हम लोगों ने कहा कि आप हमेशा डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पर NH2 बनाओगे, फिर NH2 के साथ में आप C अल्फा जोड़ोगे मिडल कार्बन, और फिर आप C डबल बॉन्ड O OH बनाओगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और H। सभी अमीनो एसिड में ये डायग्राम फॉलो होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे NH2, राइट हैंड साइड पर C डबल बॉन्ड O OH। स्ट्रक्चर को खोल के लिखने की आदत डालोगे तो आगे चल के बहुत हेल्प करेगी ये। फिर जो R ग्रुप है, अभी आपने देखा था कि अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप लगाऊं तो उसमें हाइड्रोजन लगते हैं, लेकिन मैं लास्ट वाले ग्रुप को हटा करके इसकी जगह पर अगर मैं एक बेंजीन का रिंग बना दूं, तो अगर यहां हाइड्रोजन होता तो इसका नाम था एलानिन, लेकिन अगर मैं बेंजीन रंग लगा दिया मैंने बेंजीन, तो बेंजीन को हम लोग फिनाइल भी बोलते हैं, तो ये फिनाइल एलानिन है। और अगर मैं इसमें एक OH भी लगा दूं तो ये टायरोसिन है। बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है। अब आपको इसी थ्योरी के साथ में अपने तमाम तरह के अमीनो एसिड्स के डायग्राम, सबसे पहले अमीनो एसिड डायग्राम याद करो छोटे से बड़े की तरफ। उन्हें ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर याद होने चाहिए विद देयर नेम, विद देयर शॉर्ट फॉर्म्स और विद देयर सिंगल अल्फाबेट एब्रिविएशन। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो मैं केवल आपसे ये बोल रहा हूं कि जो आपका दूसरा होमवर्क है वह है आपको अमीनो एसिड के डायग्राम याद करने हैं, और आप डेट्स लिख लीजिए इसके लिए कि किस डेट में क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आज क्या तारीख है भाई? 18 ओके, 18। तो 19th में आप ये जितने भी अनचार्ज्ड पोलर हैं पिंक वाले अमीनो एसिड, सीरीन, थ्रियोनिन, नाम लिखते जाओ, सीरीन, बल्कि ऐसे मत करो, मैं बोलता हूं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले 19th में आप याद करोगे ग्लाइसिन, अलानिन, सिस्टीन, जब मैं नाम बोल रहा हूं उसी ऑर्डर में, ग्लाइसिन, अलानिन, सिस्टीन, सीरीन, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन। लिख लिया? 20th में जो आप करोगे, 20th में आप करोगे एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन और हिस्टिडीन। अब आते हैं हम लोग 21st में। 21st ऑफ फेब को आप याद करोगे वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मैथ्योनिन। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मैथ्योनिन। और नेक्स्ट डे आप करोगे थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। माइक बंद कर दीजिए प्लीज, क्यों डिस्टरबेंस कर रहे हैं?
ओके जी, तो ये अमीनो एसिड की आपको चीज़ों को याद रखना है। और अब एक अमीनो एसिड में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। इसको भी समझ लेते हैं, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसको लेकर के भी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बाय डेफिनेशन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में इसको ज़्यादा अच्छा क्लियर हम तब करते हैं जब हम लोग पीएच पढ़ चुके होते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना जान लो। COOH ग्रुप, ये प्रोटॉन छोड़ करके COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि COH प्रकृति में सेल के अंदर दो रूप में मिल सकता है, या तो ये वाली फॉर्म, और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ये है प्रोटोनेटेड। आपको जब फोकस करना है तो फोकस करना है उसके ऊपर जो हटा, और हटने वाला है H पॉजिटिव। तो वो H पॉजिटिव जब लगा हुआ है तब आप कहते हो इसे प्रोटोनेटेड, और इसमें चार्ज जो है वो है 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जब एनवायरनमेंट में पीएच गिर जाती है, पीएच जो होती है, पीएच का मतलब है सही मायने में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये जो मैंने लिखा है ये मैथमेटिकली और टेक्निकली करेक्ट नहीं है, मैं केवल रिलेट कर रहा हूं, लो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के लिए। अगर आप कहते हो पीएच है 3, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अवेलेबल है, फिर आपने कहा पीएच हो गई 4, तो पीएच आपने बढ़ा दी, 3 से 4 कर दी, लेकिन इसका मतलब है कि प्रोटॉन की मात्रा कम हो गई। जब हम पीएच के लेक्चर को देखेंगे तब हम उस टाइम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बट अगर पीएच ज्यादा होती है, मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती है, तब ये रिएक्शन फॉलो होगी हाई पीएच पर, और उस टाइम H पॉजिटिव छूट जाएगा। तो अब जो ये CO नेगेटिव है, इसका जो प्रोटॉन था वो छूट चुका है, इसलिए इसे बोलते हैं डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। और नोटिस कीजिए यहां पर जो चार्ज है वो -1 का चार्ज अवेलेबल है। तो जब मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर माइनस का चार्ज मुझे जब मिलता है जब वो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है हाई पीएच पर, और चार्ज मुझे तब नहीं मिलता जब वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं NH2 ग्रुप की, तो NH2 ग्रुप भी एनवायरनमेंट से प्रोटॉन लेकर के NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोटॉन लेने के बाद में उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस बार जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो है नीचे वाली, जिसमें प्रोटॉन आ गया है, और नोटिस कीजिए यहां +1 का चार्ज है, और जहां वो प्रोटॉन नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, और डी प्रोटोनेट पे चार्ज है 0। क्या यहां तक बात समझ में आई? मैंने अभी केवल तुम्हें टर्म्स समझाने की कोशिश की है। यस सर। मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप्स होते हैं उनमें प्रोटोनेटेड फॉर्म में चार्ज नहीं होता, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में नेगेटिव का चार्ज होता है। और जो बेसिक ग्रुप्स होते हैं जैसे कि NH2, उनमें डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चार्ज नहीं होता, प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्लस का चार्ज होता है। ये इंडिकेशन है इस बात का कि भाई कौन सा क्या है। प्लस चार्ज आपको देखने को मिलेगा बेसिक ग्रुप्स के अंदर, और नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा एसिडिक ग्रुप में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। एक तो बात ये हुई। अब लेट्स सी समथिंग एल्स। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का नाम अमीनो एसिड, क्योंकि उसमें अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। जो R ग्रुप है इसके बेस पर मैं डिसाइड करता हूं कि अमीनो एसिड कौन सा है, लेकिन जो बाकी है वो तो सब में डिफाइंड है। तो यहां पर एक बेसिक ग्रुप भी है, और यहां पर एक एसिडिक ग्रुप भी है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही के अंदर एसिडिक एंड बेसिक दोनों हो, हम उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो असल में अमीनो एसिड एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। अब और भी आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, और एक इंटरेस्टिंग बात और देखते हैं। NH2
सी अल्फा COH HR। तो ये है एक अमीनो एसिड का डायग्राम जर्नल था जो हम किताबों में देखते हैं। अब ये अगर इसमें NH3 पॉजिटिव हो जाए, सी अल्फा COOH H और R ग्रुप, तो अब जो ये डायग्राम बना, इस डायग्राम को आप बोलोगे कि ये प्रोटोनेटेड डायग्राम है, क्योंकि जो दो ग्रुप हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, उनमें से एक था NH2 और एक था COH ग्रुप। तो इस डायग्राम में COH में H है। अब वापस जो हमने अभी बात देखी थी उसको याद करो कि जो COH ग्रुप है, COH ग्रुप में H लगा हुआ है तो उसे हम प्रोटोनेट बोलते हैं। NH3 पॉजिटिव है तो उसे प्रोटोनेट बोलते हैं। तो हमने जो अभी डायग्राम ड्रॉ किया, इस डायग्राम के अंदर नोटिस कीजिए प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड। तो जब ये अमीनो एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तब इसका नेट चार्ज, पूरा मॉलिक्यूल का चार्ज मिलाकर के, वो है +1। अब अगर मैं इसी का एक दूसरी फॉर्म तैयार कर लूं, NH2 C अल्फा COO नेगेटिव H और R ग्रुप, तो अब मैं ये क्या कहूं कि ये कौन सी फॉर्म है, प्रोटोनेटेड या डी प्रोटोनेटेड, पूरे अमीनो एसिड की? डी 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 प्रोटोनेटेड। डी प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेट और इसका ओवरऑल चार्ज क्या है? -1। तो इसका ओवरऑल चार्ज है -1। -1। बढ़िया, तो आप पॉइंट पकड़ लो, अच्छी बात है। अब एक वर्जन और देख लेते हैं। कभी कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब दोनों एक समान बिहेव ना कर रहे हो। ये NH3 पॉजिटिव हो, मतलब प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो बोल रहा है जी मैं तो डी प्रोटोनेट रहूंगा। अब क्या चार्ज है इसका? 0 हो जाएगा। 0, एग्जैक्टली। 0 नेट 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। आयन। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं असली गेम Yes, खेलने sir. वाला हूं, असली जो गेम है जिसके लिए सारी जद्दोजहद चल रही है। यस सर। जब एनवायरमेंट की pH बराबर हो PI के, तब ज्विटर आयन वाली फॉर्म मिलती है, मतलब अमीनो एसिड का नेट चार्ज 0। जब एनवायरमेंट की pH लेस देन PI हो तो प्रोटोनेटेड फॉर्म मिलती है, प्लस चार्ज वाली। जब एनवायरमेंट की pH ग्रेटर देन PI हो तब डी प्रोटोनेटेड फॉर्म मिलती है, नेगेटिव चार्ज वाली। क्या इस बात को याद रख पाओगे? देखो मैं पहले बता Yes, चुका हूं sir. कि ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड वर्जन में आएगा, तो उस टाइम जब तुम्हारे पास ये लेक्चर चल रहा होगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर कॉपी। लेकिन अभी जो है, अभी पूरा फोकस केवल अंडरस्टैंडिंग पे होना है, क्योंकि अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुमने एक पक्का क्वेश्चन गेट का, ICMR का, नेट का, DBT का तुमने सॉल्व कर लिया। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है PI से कैलकुलेट करने में। अब इसकी बात आती है कि व्हाट इज PI। सर एक बार रिपीट करिए फिर से। मैंने ये बताया कि जब कभी एनवायरमेंट की pH ये PI के बराबर होगी, तब जो मॉलिक्यूल होगा उसमें बेसिक ग्रुप प्रोटोनेटेड वर्जन में होगा, एसिडिक ग्रुप डी प्रोटोनेट होगा, दोनों चार्ज में होंगे और दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, तब ये ज्विटर आयन कहलाएगा विद नेट 0 चार्ज। लेकिन अगर एनवायरमेंट की pH PI के बराबर, pH से ज्यादा होती है, pH से बड़ी, जैसे मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की PI है 5 और एनवायरमेंट की pH है 7, तो उस केस में मॉलिक्यूल विल प्रेजेंट इन डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मुझे चार्ज देखने को मिलता है, बेसिक ग्रुप पर चार्ज देखने को नहीं मिलता। तो जो नेट चार्ज है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेगेटिव चार्ज में देखने को मिलेगा। फिर मैंने लास्ट में ये भी बोला कि अगर एनवायरमेंट की pH कम है PI से, जैसे कि हमने कहा कि सपोज PI है 5 किसी मॉलिक्यूल की और एनवायरमेंट की pH है 3, तो अगर pH कम है एज कंपेयर टू PI के, तो सभी ग्रुप्स प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलेंगे, और प्रोटोनेटेड फॉर्म में
केवल अमीनो ग्रुप्स हैं जो चार्ज शो करते हैं पॉजिटिव का, इसलिए वो प्लस चार्ज दिखाई देते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट?